नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत के पूरब में एक देश है, नाम है म्यांमार। उस देश में गृह युद्ध छिड़ गया है। गृह युद्ध वहां के सैनिक शासन के खिलाफ। अब तक अलग अलग जनजातीय वहां विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने एक साथ आकर एक अलायंस बनाया है, नाम है ब्रदरहुड अलायंस। उन्होंने म्यांमार की मिलिट्री शासन के खिलाफ जंग छेड़ दिया है और इस जंग में वो सफल हो रहे हैं। मिलिट्री शासन हार रहा है और इससे सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई देश है तो वो है भारत। म्यांमार में क्या है हालात, भारत की क्या है चिंता, और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को म्यांमार क्राइसिस देखने के लिए क्यों कहा, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि म्यांमार के हालात क्या हैं। म्यांमार और चीन से सटा हुआ एक प्रोविंस है जो कि म्यांमार में आता है, नाम है शान प्रोविंस। वहां कुछ जनजातीय लड़ाकों ने मिलकर म्यांमार की मिलिट्री हुंटा, जो कि मिलिट्री शासन है, उनको हुंटा कहा जाता है, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। शान प्रांत जंगलों से घिरा हुआ है। उसके बाद एक के बाद एक दूसरे रेबल ग्रुप्स आपस में मिलते गए और एक ग्रैंड अलायंस का निर्माण हुआ, नाम था ब्रदरहुड अलायंस। और जैसे ही ब्रदरहुड अलायंस ने यह जंग छेड़ा, पता नहीं कहां से उन विद्रोहियों के पास रॉकेट लॉन्चर, विदेशों में बने ड्रोन, लाइट मशीन गने और भी बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार आ गए। म्यांमार का आरोप है कि ये सारे हथियार चीन ने दिए हैं। अब विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। 4 दिसंबर तक की रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार की मिलिट्री के 200 पोस्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। 21,000, जी हां 21,000 सैनिक या तो विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर चुके हैं या वो देश छोड़कर भारत भाग आए हैं। भारत की सरकार का कहना है कि 5,000 के करीब कंफर्म्ड म्यांमार के सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में वो रिफ्यूजी हैं जो इस जंग की वजह से भारत में आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण, जो कि म्यांमार चूंकि सैनिक शासन के अधीन है, तो जितने भी फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, विश्व भर में जो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रही संस्थाएं हैं, वो सारे के सारे विद्रोहियों के पक्ष में आ गए हैं। म्यांमार का सैनिक शासन अकेला पड़ चुका है और बुधवार को एक बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक। उसमें म्यांमार के सैनिक शासक ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, उस बैठक में कहा कि म्यांमार 2 टुकड़ों में बंटने वाला है। जिन टुकड़ों में जनजातीय जनता रहती हैं, आदिवासी रहते हैं, कुकीज रहते हैं, चीन नाम है, एक ट्राइबल है वहां, वो रहते हैं, वो सब म्यांमार से अलग होने वाले हैं। ये क्राइसिस बड़ा है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिंतित भारत है। इसी बुधवार को म्यांमार के फॉरेन सेक्रेटरी भारत आए और उन्होंने भारत से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों को दबाने में या फिर उनसे बातचीत करने में, एक पीसफुल सॉल्यूशन तक पहुंचने में आप हमारी मदद करें। लेकिन चूंकि विद्रोही डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, भारत हमेशा से म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना का हिमायती रहा है, लिहाजा भारत भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। भारत की चिंता सिर्फ एक है, और चिंता यह है कि जब मिजोरम में जोरमथांगा की सरकार थी, तो उन्होंने जो वहां से घुसपैठिए रिफ्यूजी म्यांमार के सैनिक आ रहे थे, उन्हें उनका तहे दिल से स्वागत किया। वो सिर्फ शरणार्थी कैंपों में ही नहीं रह गए, उन्होंने अपने मोहल्ले बसा लिए हैं। मिजोरम के लोगों का कहना है कि इन रिफ्यूजियों ने यहाँ की डेमोग्राफी बदलना शुरू कर दिया है। यही हाल मणिपुर के पहाड़ी इलाकों का है। आरोप तो ये है कि भारत के जो मणिपुर और मिजोरम के जो पहाड़ हैं, जो जंगल हैं, वहाँ विद्रोहियों की ट्रेनिंग चल रही है और ये वीडियो खुद विद्रोहियों की ओर से जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, मणिपुर जो भारत का इलाका है और म्यांमार का जो
उस तरफ का बॉर्डर है, वहाँ एक समझौता है कि उस बॉर्डर के 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर कोई भी आ जा सकता है। दुनिया में ड्रग्स का जो एक गोल्डन ट्रायंगल जिस इलाके को कहा जाता है वो यही इलाका है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार दुनिया में इसी इलाके में होता है। और वो इलाका अगर विद्रोहियों के हाथों चला गया, जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, तो भारत का पड़ोसी बदल जाएगा। और अगर ये समाचार सच है कि इन विद्रोहियों के पीछे चीन है, तो भारत को दो बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं। भारत ने एक हाईवे शुरू किया है, कलकत्ता से लेकर नॉर्थ ईस्ट होते हुए म्यांमार, और म्यांमार के बाद थाईलैंड जा रहा है। और वो हाईवे म्यांमार के उन इलाकों से होकर गुजरता है जहां विद्रोहियों का कब्जा होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो क्या भारत का अरबों का ये प्रोजेक्ट डूब जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि म्यांमार और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। आंग सान सू की की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसे हटाकर जब वहां की सैनिक सत्ता में आई तो पश्चिमी देशों ने म्यांमार पर बैन लगा दिया। लेकिन भारत आंग सान सू की का समर्थक होने के बावजूद एक सावधान निर्णय पर पहुंचा कि वो वहां की मिलिट्री पर बैन नहीं लगाते हुए लोकतंत्र की मांग करता रहा। बुधवार को जो म्यांमार के फॉरेन सेक्रेटरी भी आए, उससे भी भारत ने यही कहा कि आप जितनी जल्द हो सके म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। लेकिन अगर विद्रोहियों के हाथ में सत्ता चली जाती है, क्योंकि हथियारबंद दस्ता है, विदेशों से हथियार हैं, चीन का पूरा सपोर्ट है, और चीन के दखल के बाद लोकतंत्र की स्थापना मुश्किल है। भले ही वो आज लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्राइबल विद्रोहियों का म्यांमार पर कब्जा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा उपद्रव होगा। एक एंगल उसमें आखिरी बार मैं बता रहा हूं, आखिरी जो मुद्दा है, जो बिंदु है, वो ये कि एक एंगल क्रिश्चियन मिशनरियों का है। जिन जनजातीय इलाकों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत में हो या म्यांमार में, वहाँ मिशनरियों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। लोगों को, वहाँ की जनजातियों को ईसाई बनाया है। कन्वर्जन का रेट उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। और उस इलाकों में अगर विद्रोहियों का कब्जा हो गया तो आदिवासियों को ईसाई बनाने की रफ्तार भी बहुत तेज होगी। शायद इसलिए पश्चिमी देश भी विद्रोहियों के समर्थन में बोल रहे हैं। संकट भारत के लिए है, संकट नॉर्थ ईस्ट के लिए है। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ और पढ़िए, गूगल पर सर्च कीजिए कि म्यांमार में चल क्या रहा है, वहाँ हो क्या रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। नमस्कार।